गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन पॉलिटी के कंपनी रूल से, जो कि 1773 टू 1858 तक चला था। अब इसमें यह है कि हमने इसके पहले वाली क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को कंप्लीट कर लिया है और हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में उसको कंप्लीट किया है, तो आप जाके आगे उसको देख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे दूसरे अपने एक्ट से जिसका नाम है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ओके, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि ये एक्ट क्या करता है, दिस एक्ट वाज रेक्टिफाई डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बेसिकली अमेंडिंग एक्ट 1781 क्या है, ये रेक्टिफाई करता है कि जो भी डिफेक्ट थे, जो भी गलतियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, उसको ये सेटलमेंट करता है, एक तरीके से उसको रेक्टिफाई करता है। और करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेंडिंग एक्ट 1781 को पास कर दिया है। दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ओके, तो क्वेश्चन कैसे राइज होता है, क्वेश्चन राइज होता है कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कैसे क्या बनता है। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब हम इसके फीचर्स को जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फीचर थे। ओके, तो फर्स्ट फीचर इसका यही है कि इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि इसने अमेंडिंग एक्ट जो था 1781 का, उसने क्या किया, उसने गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया या एग्जम्प्ट कर दिया। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, एक्ट डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ओके, कि गवर्नर जनरल और काउंसिल जो है गवर्नर जनरल का, वो अगर कोई भी एक्ट करता है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उसको आप जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं केस नहीं कर सकते, उसको अपील नहीं दे सकते कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों काम कर दिया। तो इस तरीके से इसने क्या, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को थोड़ा फ्रीडम दिया। ओके, और यही फ्रीडम और किसको दिया, ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, और किसको दिया, सर्वेंट ऑफ कंपनी को, और किसको दिया, सर्वेंट ऑफ कंपनी को। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये एक्सक्लूड किया, बाहर किया, किस चीज को। ओके, इंक्लूड मतलब इंक्लूड कर लेना है, एक्सक्लूड मतलब बाहर कर देना होता है। ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया किसको, रेवेन्यू मैटर को, और मैटर अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसने क्या किया, एग्जेम्प्टेड, एक्सक्लूड कर दिया। क्या एक्सक्लूड किया कि रेवेन्यू मैटर को एक्सक्लूड कर दिया ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, और मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। अब इसको एक्सक्लूड करने के पीछे रीजन क्या रहा होगा, रीजन ये था कि मान लो कि अगर भाई हम रेवेन्यू ले रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या रेवेन्यू ले रही है, अब कुछ ऐसे केस हो गए, कुछ ऐसे जमींदार हो गए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि भाई हमारी तो पैदावार हुई नहीं है, ये हमसे रेवेन्यू ले रहे हैं, ये हमसे या ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं, या कि बहुत सारे तरीके के करप्शन भी चलते थे। तो वो भी, तो इन सब से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बचाने के लिए उसने क्या किया कि इन रेवेन्यू मैटर को, और मैटर जो भी अराइज होता था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में, जैसे किसी को मार के मार डाले, किसी को कुछ कर लिया, किसी की गाय लेके चले गए, किसी की कुछ लेके चले गए, है ना, कि बहुत सारे जमींदार और बहुत सारे लोगों को ऐसे रखा रहता था, उस टाइम में लोगों ने रखा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में रेवेन्यू लेने के लिए। तो ऐसी कोई भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा हाई न जा पाए, इतनी ज़्यादा हाई पे न जाए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अत्याचार हैं वो सबके सामने ऐसे पब्लिकली ना हो पाए कि भाई कुछ अगर समझदार लोग होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, है ना। तो उस चीज़ के लिए फिर ये था कि उसने एक्सक्लूड ही कर दिया सीधे रेवेन्यू मैटर को और मैटर अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को। ओके, अब इसका नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि इसने क्या किया, इट प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता, कि सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड किया, किसका, कलकत्ता के जितने भी इनहेबिटेट्स थे उनका ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, चूंकि इसमें लिखा है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, बट ये इतना इससे इतनी क्वेश्चन अराइज नहीं होती है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, हमारा ये अमेंडिंग एक्ट का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब बना था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से, क्योंकि अभी हम 2 मिनट पहले पढ़ के इसको आगे निकले हैं। ओके, तो इसने क्या किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेट डाउन करता है अपील फ्रॉम द प्रोविजनल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, it laid down that appeals from the provisional court could be taken to the governor general in council and not to the supreme court. Okay, next point इसका ये क्या है, it empower act of settlement empower governor general in council to form regulation for provisional court and councils. ओके, इसने क्या किया, इसने इम्पावर किया किसको, गवर्नर जनरल को कि वो फॉर्म कर सकता है, वो बना सकता है कोई भी रेगुलेशन, किसके लिए, किसके लिए, प्रोविजनल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए। गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल में कोई भी रेगुलेशन बना सकता है प्रोविजनल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल के लिए। ओके, ये हो गया हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट का फीचर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के इतने फीचर हो गए। अब उसके बाद जो तीसरा एक्ट है वो क्या हो गया, वो पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784 का। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है, क्योंकि ये बेसिकली ना ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश एक सेंट्रलाइजेशन का भी इंडियन गवर्नमेंट में बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली इवन कि कुछ रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब बना था। डायरेक्ट मतलब सोचिए हेडिंग से ही क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब बना था, तो 1784 में। तो हमें पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट बना था, जो कंपनी रूल था वो चला था 1773 टू 1853 तक। तो पहला था 1773 में बन गया था रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट बन गया 1781 में, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट बन गया अपना 1773 में। अब कोई और ज़्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन बना देगा अगर कहीं, तो 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये भी दे सकता है कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट कौन से नंबर का एक्ट है, पहले, दूसरे, तीसरे, मतलब ये कौन से नंबर पे फॉर्म हुआ था, तो ये तीसरे नंबर पे फॉर्म हुआ था, कंपनी रूल के तीसरे नंबर पे फॉर्म हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। और इसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था 1784 में फॉर्म हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, अब चलो इसके हम फीचर्स देखते हैं कि क्या है। देखो इसमें लिखा है ना कि इंपॉर्टेंट एक्ट है ये खुद लक्ष्मीकांत की किताब में लिख दिया है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो अब इसके फीचर ये क्या है, इट डिस्टिंग मतलब डिफरेंस करता है बिटवीन किसमें, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। ओके, पहला तो फीचर देख लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फीचर है कि इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, है ना, कि भाई कमर्शियल फीचर अलग हैं कंपनी के, पॉलिटिकल फीचर अलग हैं कंपनी के। ये नहीं कि हम ट्रेड भी उसी में बेच रहे हैं, रेवेन्यू भी उसी से ले रहे हैं, सारा मिक्सिंग मैचिंग वाला सिस्टम नहीं चल रहा है। इसने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट में जो पहला फीचर है उसी में यह है कि कंपनी के कमर्शियल काम अलग चलेंगे, पॉलिटिकल काम अलग चलेंगे। ओके, दूसरा बहुत देखो, इसीलिए ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसमें वाकई में इतने अच्छे अच्छे फैक्ट बनाए गए जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और मजबूत करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा देखते हैं, इट अलाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना हुआ था, तो इसने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब फॉर्म हुआ था, कौन से एक्ट के थ्रू फॉर्म हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हमने पढ़ा है इसको अपने अगली क्लास में, इस क्लास में तो नहीं पढ़ा है, अगली क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, इट अलाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। पहले तो इसने क्या किया, कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग अलग कर दिया, किसने, पिट्स इंडिया एक्ट ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना था, 1784 में बना था। ओके, 1784 में बना था। पहला इसका फीचर तो इसने ये किया, सबसे पहला काम तो इसने कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भाई कमर्शियल और पॉलिटिकल फीचर को अलग अलग कर दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसने क्या कर दिया, दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसने यही कर दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलाउ कर दिया कि आप मैनेज करिए कमर्शियल अफेयर कंपनी के। ओके, और क्या किया इसने, क्रिएट किया एक नई बॉडी, इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी
called board of control to manage political affair। आप देख रहे हैं कितना मतलब बुद्धिमानी से ये एक्ट बनाया गया है कि पहले तो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग किया गया, सेपरेट किया गया। उसके बाद 2 बॉडी बनाई गई। एक बॉडी इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले से मौजूद थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसको जो पहले से मौजूद थी, जो पहले से रन कर रही थी, पहले से सारा सिस्टम समझ रही थी, उसको इसने बोल दिया कि भाई तुम कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देखो। क्यों? क्योंकि उस टाइम कमर्शियल अफेयर ज़्यादा जरूरी थे, उस कमर्शियल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा फोकस था। उसके बाद एक नई बॉडी बना दी गई जिसका नाम क्या दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जिसका नाम क्या दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के थ्रू बना था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट के थ्रू बना था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ओके, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया? पॉलिटिकल मैनेज करने को क्या अथॉरिटी दे दी कि भाई आप पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया कि आप कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करिए। 2 स्टेटमेंट यहीं से बन जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वर्क ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड वर्क ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये एक नोट्स, जो चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हूँ उसको आप नोट्स में डाल सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम है, वर्क ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या है, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर। ओके, तो इसको मिला जुला के पूरा मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि इट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट? जिसमें कि 2 गवर्नमेंट होती है और सेपरेट चीज़ें बटी होती हैं। जैसे कि हमारा इसकी पूरी तरीके से तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल हमारे आ जाएंगे अपने ये राज्यसभा और लोकसभा वाले कि डुअल गवर्नमेंट का नॉट काइंड ऑफ गवर्नमेंट होगा बट एक ऐसे नॉर्मल सा एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ओके, कि इसने क्या कर दिया, डुअल गवर्नमेंट को सिस्टम को इसने इस्टेब्लिश किया। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा, डायरेक्ट लाइन का ही क्वेश्चन है, तो यही चीज़ है कि लक्ष्मीकांत की लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ चीज़ें इतनी है कि मतलब लाइन बाय लाइन ही आपको पेज 2 पेज 10 पेज पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ सकता है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। इट empowered बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया। ओके, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि इट एम्पावर, पिट्स इंडिया एक्ट एम्पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि इसने ही बनाया था, इसी एक्ट के थ्रू बना था। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया कि इसने कह दिया कि भाई आप सुपरवाइज करो, आप डायरेक्ट करो। क्या डायरेक्ट करना है? ऑपरेशंस, किस चीज के? सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू के। ओके, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू गवर्नमेंट, रेवेन्यू वाली चीज़ों को, रेवेन्यू वाले इम्पोर्टेंस वाली चीज़ों को आप कंट्रोल करिए एंड सुपरवाइज करिए। ओके, और कहाँ पे करना है कि भाई हमें पावर तो मिल गई, हमें पता भी चल गया कि हाँ हमें इस पावर का यूज़ करना है, हमारा जो एरिया ऑफ अथॉरिटी है वो ये है, बट करना कहाँ है? तो ब्रिटिश पोजेस इंडिया में करना था, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया में करना था। ये नहीं कि जाके प्रिंसली स्टेट में करने लगे, ऐसा नहीं है। जो एरिया ब्रिटिश इंडिया ने पोजेस कर रखा था उसमें ही करना था, ऐसा नहीं था कि कहीं और जाके करना था। ओके, तो ये सारे फंक्शन किसको दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए। देखो अब आ गया इसका रिजल्ट कि भाई ये क्या था, इसका पूरा स्टोरी क्या था इसका। तो 10 एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन। पहले तो ये इतने सारे रीजन से वैसे इंपॉर्टेंट है बट यहाँ सिग्निफिकेंट 2 और रीजन बता दिया गया है। पहला, फर्स्ट, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ओके, कि कंपनी की जो टेरिटरी थी, जो कंपनी ने टेरिटरियाँ जीती थी इसके पहले वॉर करके या कुछ भी करके, या बहुत सारी जो उसने स्कीम्स लाई थी उसके थ्रू जो भी इसने जीता था, उसको अब क्या रिकॉग्नाइज किया जाने लगा कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है ना, कि ये इस पे ब्रिटिश का कंट्रोल है, ये ब्रिटिश लैंड है, ऐसा किया जाने लगा।
और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ही होने लगा। ये देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम कंपनी की टेरिटरी को किस एक्ट के बाद फर्स्ट टाइम, या किस टाइम पीरियड के बाद फर्स्ट टाइम, किस टाइम पीरियड से फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेस इंडिया कहा जाने लगा, तो वो हो गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल दे दिया ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वही कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करेगी और वही करेगी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का, अब वही करेगी जो उसके कंट्रोल में है उसका। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट एक्ट आ गया एक्ट ऑफ 1786। देखो एक एक्ट बन गया अपना, पहला बन गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बन गया, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट बन गया 1781 में, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट बन गया 1784 में। ओके, उसके बाद 2 साल बाद क्या बन गया, एक्ट ऑफ 1786, 2 साल बाद, है ना, क्या बन गया, एक्ट ऑफ 1786। अब ये देखो कि ये कितना मतलब बेहतरीन एक्ट है। कह सकते हैं कि अगर इंसान में खुद में पावर हो ना तो एक्ट वैक्ट भी बनवा सकते हैं। भाई ब्रिटिश इंडिया में जब ऐसे चल रहे हैं तो अभी भी तो चलते ही हैं सब, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए तो ये क्या हो गया, इन 1781 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हम कॉर्नवालिस ही कहें वही ठीक है। तो ये क्या था 1781 में कॉर्नवालिस जो थे वो अपॉइंटेड हुए, अपॉइंट किए गए, कैसे, एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड ही प्लेस्ड टू डिमांड टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट, ही प्लेस्ड टू डिमांड टू एक्सेप्ट, ये लाइन का इंपॉर्टेंस समझिए, ही प्लेस्ड टू डिमांड टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। ओके, कि भाई कानवाली साहब बोले कि हमें तो तुम गवर्नर जनरल बना रहे हो, ये तुम्हारा फायदा है, लेकिन हम बनेंगे तभी जब हमारी 2 शर्तें तुम मानोगे। पहला कि ही शुड बी गिवन टू ओवर रीड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, कि भाई हमको ऐसा पावर चाहिए कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हो तो हम अपने जो मेरी काउंसिल हो, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हो, उसको मैं ओवर रीड कर सकूं, कि अगर कुछ उसमें मैक्सिमम लोग किसी एक डिसीजन के पक्ष में हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं ब्रिटिश इंडिया के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये दूसरा वाला डिसीजन ज़्यादा जरूरी है, तो मैं उस डिसीजन को लेके आगे बढ़ सकूं। पहली बात तो मुझे चाहिए ये पावर, तो पहला ये हो गया, इन्होंने पहली डिमांड ये करी। दूसरी, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ, ही वुड ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ, ओके, कि वो कमांडर इन चीफ भी रहेगा, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नर जनरल ही नहीं रहेगा, वो कमांडर भी बनेगा। अब देखो यहीं से ना धीरे धीरे अब इनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा जाने लगता है गवर्नर जनरल का रोल, और फिर कमर्शियल की तरफ से कम जाने लगता है, क्योंकि कमांडर इन चीफ होने का मतलब क्या है कि आप भाई कमांड ज़्यादा करोगे, आप क्या पुलिस मिलिट्री ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे। ओके, आगे का स्टेटमेंट देखिए, एक्ट ऑफ 1781 इनेक्टेड टू मेक बोथ प्रोविजंस। ओके, कानवाली साहब की दोनों मांगे मान ली गई इस एक्ट के थ्रू कि हाँ भाई जाओ तुम गवर्नर जनरल बनो, तुम जो कहोगे वो पूरा होगा तुम्हारा। तो ये है पावर इंसान की। अब देख लो, अब इसके फीचर देख ले, चार्टर हाँ, अब उसके बाद दूसरा एक्ट बन गया, चार्टर एक्ट बन गया 1793 का। चार्टर एक्ट किस चीज़ का बन गया, 1793 का बन गया चार्टर एक्ट। अब इसके क्या क्या फीचर थे, इसके क्या क्या फीचर थे ये भी देख लेते हैं। इट एक्सटेंडेड ओवर रीडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। इट एक्सटेंडेड, पहले तो उनको पावर दिया गया एक्ट ऑफ 1786 के द्वारा, उसके बाद इट एक्सटेंड कर दिया गया और बढ़ा दिया गया क्या, ओवर रीडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ओवर रीडिंग का पावर दिया गया था ना, उसको और बढ़ा दिया गया कि भाई तुम और अच्छे डिसीजन लो। चलो उसके बाद क्या होगा, इट गेव गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट टू द सबऑर्डिनेट प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास।
इट गेव गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल, है ना, इसने गवर्नर जनरल को और पावर और कंट्रोल दे दिया ओवर किस पर, गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के को गवर्नर ये प्रेसिडेंसी जो थी अपनी बॉम्बे और मद्रास की, इसको किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया गया था। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें करिए, ओके। कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब ऐसा सुपरवाइज करने लगा प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास को, ओके। अब अगला फीचर क्या है, अगला फीचर ये हो गया कि इट एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मल्टीपल टाइम इट कम इन एग्जामिनेशन, ओके। मल्टीपल टाइम डायरेक्ट आया हुआ है ये एग्जामिनेशंस में कि इट एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर another 20 years, another 20 year। ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऐसा है ना जो बार बार आया है। आप कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे, आप ये लाइन तो आपको जरूर ही मिलेगी, ये वाली लाइन कि भाई एक्ट ऑफ, देखो चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793, और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे इसका कुछ नाम दे नहीं दिया गया है कि ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, ये सब हो गया, तो हम इसको बहुत लाइट ले लेते हैं। लेकिन देख लो चार्टर एक्ट 1793, 1793 याद कर लो, जैसे भी याद करना है, बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, जैसे भी याद करना है, ये याद कर लो कि एक्ट ऑफ 1793 में, एक्ट ऑफ 1793 ने एक्सटेंड किया था ट्रेड मोनोपोली किसकी, कंपनी की, इन इंडिया, इंडिया में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया था किस और कितने साल के लिए, और 20 ईयर के लिए, और 20 ईयर के लिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइडेड कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। देखें पहले तो कानवाली साहब ने डिमांड ही यही ऐसी ही रख दी थी कि भाई हम कमांडर इन चीफ बनेंगे, तो वहीं से इन लोगों का ना धीरे धीरे हिसाब चलने लगा था कि भाई कॉमर्स का हिसाब तो ठीक है बट हमें करना है रूल इंडिया पे। तो इसने क्या बोल दिया, एक्ट ऑफ 1793 ने क्या बोल दिया कि कमांडर इन चीफ जो बनेगा वो बहुत गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं रहने की इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है अनलेस कि वो अपॉइंट न किया गया हो, ओके। उसके बाद क्या हुआ, it laid down that the member of board of control and their staff were henceforth to be paid out of Indian revenue, okay। it laid down, इसने क्या मेंशन किया कि member of board of control, कि board of control के जो member थे और their staffs, और उस बोर्ड के जो स्टाफ्स हैं जो चाय पानी नाश्ता कराते हैं, जो बही खाता रखते होंगे उस ज़माने में, या जो मेंटेनेंस जो भी बहुत सारे वर्क रहे होंगे उस बोर्ड के, वो henceforth आगे से टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, इंडिया से आएगी रेवेन्यू और पेड होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर और स्टाफ, ओके। और रेवेन्यू आएगी इंडिया से। ये है देख लो इनकी पहली चालाकी, पहली जो सबसे कि यहाँ से हम किसी और कंट्री से निकालेंगे, अपनी कंट्री वाले को पेड करेंगे और आपके भले के लिए हम क्या करेंगे वो ना इन्हें पता है ना हमें पता है, कुछ किए होंगे, आगे वाले एक्ट में हम देखेंगे। तो ये हो गया कि इट लेड डाउन मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट हम देखते हैं, चार्टर एक्ट हम देखते हैं 1813 का, 1813 का। अब 17 चार्टर एक्ट, अब देखो 1700 पीरियड के चार्टर एक्ट खत्म हो गए, 1700 पीरियड में कितने चार्टर एक्ट बने थे तो हम काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट बना था अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, नेक्स्ट वाज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, another was the charter act of 1784, पिट्स इंडिया एक्ट आई थिंक, और उसके बाद जो बना था चार्टर एक्ट 1793 बन गया था।
अब हो गया 17 का काम खत्म। एक बना था चार्टर एक्ट आपका 1786 जो कार्नवालिस साहब आए थे, तो एक उस एक्ट का नाम ही कार्नवालिस एक्ट रख देना चाहिए। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं उसको, जस्ट रिमेंबर रखने के लिए कि भाई ये एक्ट ही बना था सिर्फ कार्नवालिस सर को, जो लॉर्ड कार्नवालिस थे उनको बेनिफिट देने के लिए, उनकी डिमांड मानने के लिए। तो एक्ट ऑफ कार्नवालिस भी लिख सकते हैं आप लोग, या एक्ट फॉर कार्नवालिस लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। ये हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, 1813 इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर। ओके, फीचर क्या थे इसमें? इट एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। इट एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली, इसने ट्रेड मोनोपोली कंपनी की इंडिया से एबॉलिश कर दी। बट, है ना, बट इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश तो किया, हटाया तो जरूर, बट इसने कंटिन्यू भी कर दिया कि भाई कंपनी की मोनोपोली रहेगी ट्रेड इन टी में और ट्रेड विथ चाइना में। ये मोनोपोली रहेगी कंपनी की, बाकी जो चीज़ें तुम्हें बेचनी खरीदनी है आप कर सकते हो। ओके, इट एजर्टेड सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान सकते हैं इसको। इट अलाउ, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिश्चियन मिशनरी कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू इंडिया में आने लगी थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो चार्टर एक्ट 1813। ओके, चार्टर एक्ट 1813 आप लिख लीजिए। क्रिश्चियन मिशनरीज कम इन इंडिया, ये टाइम पीरियड इसमें। ओके, इट अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू कम इन इंडिया फॉर पर्पज ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल। पर्पज ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल। ओके, पीपल जो इंडिया के पीपल थे भाई, उनको इनलाइट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी बुलाई गई थी इंडिया में। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा उनको अलाउ कर दिया गया था कि आप इंडियन पीपल को इनलाइट करिए। ओके, आगे का जो पॉइंट है वो है इट प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमोंग इनहैबिटेट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ओके, कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको भी स्प्रेड करने के लिए इसमें कुछ कदम उठाए गए थे। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण कदम तो नहीं उठाए गए थे, बट फिर भी इट ऑथोराइज द चार्टर एक्ट 1813 ऑथोराइज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। ओके, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से चार्टर एक्ट के बाद लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ऑथोराइज्ड कर दिया गया कि वो टैक्सेस लगा सकती है। तो चार्टर एक्ट 1813, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग द टैक्स। लोकल गवर्नमेंट टैक्स तो लगा ही सकता है, लोगों पे टैक्स तो इम्पोज कर ही सकता है, साथ ही के साथ वो पनिश भी कर सकता है कि भाई तुमने टैक्स नहीं दिया तो हम तुमको, कोई कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, हम ही पनिश कर लेंगे तुमको, है ना। तो ये देखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब था उस टाइम पे, कि उनको कितना ऑथोराइज किया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चार्टर एक्ट का है वो चार्टर एक्ट 1833, फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये एक लाइन से ही हमें समझ में आ गई है कि इसमें कुछ तो ऐसी बात कही गई होगी जो ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइज करती है, केंद्र में लाके एकदम, कि सारे वर्क तो सब कर रहे हैं, ठीक है, बट जो मेन कंट्रोल है वो ब्रिटिश के हाथों में अब धीरे धीरे जाएगा। आप देखना 1833 में फीचर्स क्या हैं उसके, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके फीचर क्या हैं? It made, very important, direct question come from here. It made Governor General of Bengal as Governor General of India. Okay, it made Governor General of Bengal as Governor General of India and vested in him all civil and military power in the Governor General of India. तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्ट बन जाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, कब से पूछ लिया तो 1833 लिख देना। कौन से चार्टर के द्वारा पूछ लिया
तो चार्टर एक्ट 1833 लिख देना, चार्टर एक्ट 1833 लिख देना, है ना, 33 लिख देना। दिस एक्ट क्रिएटेड फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो बनाया ही गया था, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव ऑथोराइज्ड ओवर इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, विलियम बेंटिक, नाम याद रखना विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कि इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड होता था, अपने इंडिया में हेड ही मान सकते हो एक तरीके से, वो गवर्नर जनरल रहता था। अब गवर्नर जनरल पहले तो क्या इनका प्रोविजनल था, प्रोविंशियल था, एक एरिया वाइज था कि पहले तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने लगे। और जो गवर्नर जनरल था उसी में पूरी सिविल और मिलिट्री फंक्शन, मिलिट्री पावर को ऐसे दे दिया गया कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो, अब तुम ही हेड हो सिविल के, तुम ही हेड हो मिलिट्री के। और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दे दी गई कि जितनी भी ब्रिटिश की टेरिटोरियल है, जितनी भी ब्रिटिश पोजेस टेरिटरी है, उसकी अथॉरिटी कौन रहे, किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। और विलियम बेंटिक बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि गवर्नर से गवर्नर जनरल जब हुआ वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था, तो और कौन बना था। दूसरा क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से कहा जाने लगा, है ना, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से कहा जाने लगा, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से कहा जाने लगा और कौन सा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ये तीनों क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकते हैं, ऊपर नीचे करके नाम पक्का याद रखना, साइड में नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इट प्रोवाइडेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास फॉर देयर लेजिस्लेटिव पावर। इट प्रोवाइडेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर एंड गवर्नर ऑफ इंडिया given executive legislative power for entire British India, for entire British India। इसने क्या किया, इट प्रोवाइडेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो मद्रास और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर में कर दिया गया था, ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, ये डिप्रीव कर दिया, सॉरी प्रोवाइडेड में बोल रही थी, इट डिप्रीव्ड, ये डिप्रीव कर दिया। ओके, और क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पावर दे दिया, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया का। ओके, एक देखो, एक थोड़ा सा पॉइंट आता है यहाँ पे ना, अक्सर एग्जाम में मैंने देखा हुआ है और अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 का है ना, लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, जो इस 1833 के एक्ट के पहले जो एक्ट बने थे, है ना, जो भी लॉ बनेंगे, अब ये दे दिया गया कि जो भी लॉ बने थे या जो भी लॉ बनेंगे कि लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, तो जो इसके पहले के, जो चार्टर एक्ट 1833 के पहले के एक्ट थे, उसके अंडर जो भी लॉ बने हैं वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, जैसे 1873 में बना था अपना, 1773 में बना था ना, 1773 का बन गया था ना अपना रेगुलेटिंग एक्ट, तो वो रेगुलेटिंग कहे जाएंगे सारे। और लॉ मेड अंडर दिस एक्ट, विच एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 वर कॉल्ड एज एक्ट। ओके, ये पॉइंट याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं कि लॉ की ये रेगुलेटिंग एक्ट कौन से टाइम पीरियड के एक्ट को कहा जाता है, और एक्ट कौन से, और लॉ जो बनते हैं उसको कब से एक्ट कहा जाने लगा, और वो लॉ कब से बनते हैं जिनको रेगुलेशन कहा जा रहा था, है ना। आप समझ रहे हैं ये पॉइंट, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है और ये कंफ्यूजन क्रिएट भी कर देता है। तो एक बार और क्लियर कर देती हूँ मैं कि लॉ जो भी लॉ प्रीवियस एक्ट कब कितने से प्रीवियस, कि चार्टर एक्ट 1833 के पहले के एक्ट के द्वारा जो जितने भी लॉ बनेंगे उनको रेगुलेशन कहा जाएगा,
और 1833 के अंडर जो भी लॉ बनेंगे उनको एक्ट कहा जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और हो सके तो नोट्स बना लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इट इनेक्टेड एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी एंड बिकम a purely administrative body which become purely administrative body. It ended, क्या ही बोल रही हूँ मैं, it ended है ना, बेसिकली ये enacted नहीं है, ended लिखा है। It ended एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। देखो जब से कॉर्नवालिस आए थे 1786 से, तभी से काम चल रहा था धीरे धीरे, और धीरे धीरे आप देखो एक्ट भी उसी तरीके से बनने लगेंगे कि पहले तो कमर्शियल पे बड़ा फोकस हो रहा था कि हाँ हमें कंपनी में देना है, हमें कंपनी को देखना है, हमें कंपनी चलानी है, लेकिन अब धीरे धीरे अब इनका जो कहते हैं ना, जो महत्वाकांक्षा कही जा सकती है कि भाई एम्बिशन बढ़ने लगा कि अब तो हमें एडमिनिस्ट्रेट करना है इतने बड़े लैंड पे, हम क्या कर लेंगे बिजनेस करके, है ना। इट इंडेड एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी which become purely administrative body. Okay, and the next point is Charter Act of 1833 attempt to introduce a system of open competition for selection of civil servant. Okay, Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition कि open competition सिविल सर्वेंट का open competition कराने के लिए इसने इंट्रोड्यूस किया। हालांकि however this provision was neglected after opposition from the court of directors, है ना, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज कर दिया कि क्या कंपटीशन होगा ये सिविल सर्वेंट का, ओपन कंपटीशन जैसी क्या चीज़ है, ब्रिटिश से लोग लाओ, पैसा ब्रिटेन में भेजो, अपने लोग रहेंगे अच्छे ऊंचे पोस्ट पे, इंडियन को रख के क्या कर लोगे, ओपन भाई कंपटीशन होगा तो फिर वो हो गया ना कि डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें होगी कि जिसके अंदर टैलेंट होगा वो आगे निकल जाएगा। तो फिर ये अपोज कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू कोई भी ओपन सिलेक्शन का कोई भी कंपटीशन चालू नहीं हुआ था। हालांकि इंट्रोड्यूस किया गया था, बट कुछ ऐसा मेजर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। क्योंकि हमारे जो कुछ लोग थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, उन्होंने अपोज कर दिया था। ओके, आगे है, और ये लास्ट है इवन कि कंपनी रूल में ये लास्ट है, उसके बाद तो हो गई अपनी 1857 का विद्रोह, उसके बाद तो फिर करेक्टर ही बदल गया इनका। चार्टर बना रहे थे, इनका करेक्टर ही बदल गया कंपनी वालों का, फिर इन्होंने बनाने लगे अलग अलग तरीके के चार्टर। फिर उसमें देखिएगा कि उसमें ये कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं कंपनी को और मजबूत बनाने के लिए। तो लास्ट कंपनी रूल में हम लास्ट पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट 1858। देखो लिखा भी है यहाँ, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाई British Parliament between 1793 and 1853. Okay, 1853. It was the Charter Act of 1853 was the last of the series of Charter Act passed by British Parliament between 1793 and 1853. Okay, इसमें फीचर क्या है? It separated first time legislative and executive function of गवर्नर जनरल्स काउंसिल। पहला ही इसने क्या किया, ये सेपरेट कर दिया पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, किस फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को। और इसके पहले एक एक्ट आया था जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट किया था। उस एक्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द addition of 6 new member called legislative counselor to the council. ओके, कि इसने 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या कर दिया कि 6 नए मेंबर को ऐड करने की परमिशन दे दी, प्रोवाइड करा दिया। इट इन अदर वर्ड इट इस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, बेसिकली हुआ यही कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ये हो गया कि इसने इस्टेब्लिश कर दिया एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच कम टू बी known as Indian Central Legislative Council, which come to be known as Indian Central Legislative Council. This legislative council
function as mini parliament, function as mini parliament, adopting the same procedure as the British Parliament. भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था तो फिर प्रोसीजर भी वहीं का आएगा और कहीं का तो आएगा नहीं। तो सीधा सीधा हिसाब है कि इसमें क्या किया गया, बेसिकली गवर्नर जनरल को, अब देखो गवर्नर जनरल को पावरफुल बनाने का धीरे धीरे पूरा प्रोसेस चलने लगा कि गवर्नर जनरल को कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है। तो पहले तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल काउंसिल के सेपरेट किए गए। उसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 और लोग जोड़ दिए गए कि भाई ये 6 तुम्हारे मेंबर रहेंगे, ऐसे तुम्हारे अंडर में चलेंगे और तुम अब एक मिनी पार्लियामेंट की तरह के काम करोगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। ओके, और देखो मैकाले कमेटी, ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एसएससी रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशन में, और इवन की आरओ स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि मैकाले कमेटी कब अपॉइंट हुई थी। अपॉइंटेड इन 1858, कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू अपॉइंट हुई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू अपॉइंट हुई थी। और कब अपॉइंट हुई थी? इसका टाइम पीरियड था 1854। ओके, कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, मैकाले कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस। ओके, समझ गए? ये इंडियन सिविल सर्विस के थ्रू ही अपॉइंट हुई थी कि क्या रहेगा नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद क्या हो गया, इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, 4 members were appointed by local provincial government of Madras, Bombay, Bengal and Agra. Okay, it introduced first time local representation in Indian Central Legislative Council. चार्टर एक्ट जो 1853 का था ना, 53 का था, इसने पहली बार एक बड़ा काम कर दिया। इसने ये कर दिया कि लोकल रिप्रेजेंटेशन को ले लिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले उसने लोकल जो अथॉरिटी थी उनको दिया था कि भाई आप रेवेन्यू टैक्सेस लगा सकते हो, जो नहीं दे रहा है उसको पनिश कर सकते हो, वो कर दिया था। बट चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा इसने क्या कर दिया, इसने ये कह दिया कि लोकल रिप्रेजेंटेशन ही ले लिया सीधे सीधे इंडियन लेजिस्लेचर में, कि जो लोकल लोग हैं ना उनको भी बहुत परेशानी ना हो कि हमारे लोकल को तो कुछ लिया ही नहीं जा रहा, हमारे लोकल को तो कुछ किया। हालांकि इनका कुछ ऐसा इंडिया को बहुत भला करने की मंशा थी नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाया, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना 1853, इसके पहले और ये टाइम पीरियड ऐसा है ना कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोकल छोटे मोटे रिवेलियंस चालू हो गए थे। बहुत सारे रिवेल्स करने लोग चालू कर दिए थे कि हाँ भाई अब उनको समझ में आने लगा था। हालांकि इन कंपनी के बहुत सारे प्रोसेस भी बढ़ गए थे, तो उस हिसाब से ये कहा जाने लगा। इन सब चीज़ों को ना हम अपने मॉडर्न इंडिया के क्लास में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगी कि ये जो चार्टर एक्ट बन रहे थे ये फिर किस हिसाब से किस सिचुएशन के थ्रू बन रहे थे। ओके, 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ओके, उसमें 4 ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर 4 मेंबर। 4 मेंबर कहाँ से अपॉइंट किए जाते थे? अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये बड़ी बड़ी प्रोविंसेस थी उस टाइम की। तो 4 तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के 4 मेंबर तो इन 4 जगहों से किए जाने लगे कि भाई यही 4 जगह से करो इनको, ये ज़्यादा जरूरी है कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो आप ये चारों प्रोविंसेस का नाम याद रखिएगा कि जो सबसे पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी और उसमें 6 मेंबर बने थे ना, तो उसमें 4 मेंबर कहाँ से अपॉइंट किए जाते थे? 4 मेंबर अपॉइंट किए जाते थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। ओके, आई थिंक कि ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है रेगुलेटिंग। अब हमने कंपनी एक्ट पूरा ही खत्म कर लिया है। अब आगे वाले चैप्टर में हम क्राउन रूल पढ़ेंगे। पहले तो ये हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेंगे कि क्राउन रूल क्यों बना था। पहले तो क्राउन को आने की ज़रूरत क्या पड़ गई इंडिया में रूल करने की, है ना। उसके पहले हमने आज कंपनी रूल पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया कि कैसा है नहीं है, क्या क्या फीचर थे, कैसे कैसे प्रोसेस किया कंपनी के लोगों ने कि गवर्नर जनरल को धीरे धीरे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और कैसे और टैक्सेस वसूले जाएं, कैसे अब चीज़ों को अपने
हाथ में लिया जाए। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को कोई भी कंप्लेन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में बेशक बताइए, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और किस चीज़ों की आप लोगों को क्लास चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताइए, और हम पूरा डिटेल से ये पूरी पॉलिटी मैं आप लोगों की कंप्लीट करवाऊंगी। पूरी की पूरी पॉलिटी मैं आप लोगों की कंप्लीट करवाऊंगी, चैप्टर बाय चैप्टर, कि आप लोगों को कहीं और भटकना ना पड़े और आप लोगों की तैयारी एकदम सरल तरीके से हो सके। ओके, धन्यवाद।